हेलो क्लास टेंथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स के बारे में, कैसे वो लीफ तक पहुंचते हैं। ठीक है। और मैकेनिज्म तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे फूड बनता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ये रॉ मटेरियल्स कैसे इंटर करते हैं और क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं होता ये रॉ मटेरियल्स तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता प्लांट पे, उसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ़ एनी रॉ मटेरियल्स आर नॉट इज़ नॉट प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप यू विल इंजॉय दिस वीडियो। तो फर्स्ट क्या हम लोग पढ़ना है, रॉ मटेरियल देखना कि है क्या क्या। रॉ मटेरियल्स required for photosynthesis। ठीक है। As we already studied, for photosynthesis only simple inorganic substances are required, like CO2, H2O। ठीक है। तो इनसे पूरा का पूरा फूड बन जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हम लोग को पता भी है। ठीक है। तो ये कैसे इंटर करते हैं इनको ज़रा देखते हैं। तो जैसे इसमें वाटर की ज़रूरत है। वाटर तो रूट उसको एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉयल। रूट एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉयल एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीफ, और लीफ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा चीज अगर देखें हम, सनलाइट ट्रैप बाई क्लोरोफिल। ठीक है। CO2 गैस ये चाहिए हमको। CO2 गैस जो है लीफ में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू इंटर करता है। CO2 it enters into leaf through small openings present in leaf are called स्टोमेटा। तो CO2 सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लीफ के अंदर पहुंच जाता है, और थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, पहुंच जाता है। अब जरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है। तो इतना नोट कर लेना वीडियो को पास करके रॉ मटेरियल्स के बारे में। क्लोरोफिल भी जरूरी है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही सनलाइट में क्या करता है, ट्रैप करता है। वीडियो पास करके उसको नोट कर लेना। अभी है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना लेना। न्यूक्लियस, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत सारे इसके अंदर। और सबसे बाहर एपिडर्मल सेल। ठीक है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो गया, सबसे बाहर वाला।
एपिडर्मल सेल, ये गार्ड सेल कहलाता है। ये न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट, और ये स्टोमेटल पोर कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, तो इसको लेवल डायग्राम बना लो, ठीक है। इसमें क्या करता है ना, पिक्चर पे क्वेश्चन पूछता है, गार्ड सेल का पिक्चर बना देगा, एरो लगा देगा, तुमको लेवल करना होता है कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये लेवलिंग के लिए आता है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। और वीडियो पास करके इस फिगर को बना लो। अब देखना, अब हमको पढ़ना होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब स्टोमेटा का पोर ओपन होगा तो गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो बाहर निकलेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए तो CO2 अंदर आएगा। जो भी एक्सचेंज होना है गैसेस का, तो ये स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ये जो पोर है इसी के थ्रू अंदर जाएगा, लीफ के अंदर जाएगा, और इसी के थ्रू जिसको बाहर जाना है वो बाहर जाएगा। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर लॉस होता है, एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस? अ प्रोसेस in which excess water is lost in the form of water vapor from the surface of leaf. लीफ के सरफेस में ये स्टोमेटा होता है, और ये स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर, वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है बाहर निकलता है। तो ये स्टोमेटल का पोर जब ओपन होगा तभी ट्रांसपिरेशन भी होगा, तभी गैसियस एक्सचेंज भी होगा। व्हेन दिस पोर गेट क्लोज्ड, देन ट्रांसपिरेशन एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज बोथ प्रोसेस विल बी स्टॉप, ठीक है। अगर स्टोमेटा का पोर ओपन है तो ट्रांसपिरेशन होगा, अगर स्टोमेटा का पोर ओपन है तो गैसियस एक्सचेंज होगा। अगर क्लोज हो चुका है तो ना तो अब ट्रांसपिरेशन होगा, ना ही अब गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो कब ये पोर ओपन होता है, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिजर्ट प्लांट जो है दिन में अपने स्टोमेटा के पोर को बंद रखते हैं, ठीक है। द डिजर्ट प्लांट्स close their stomata during the day. Why? Because they grow in scarcity of water, ठीक है, and that they try to prevent the loss of water through transpiration. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस जो है वो ना हो जाए, इसलिए इसको क्लोज रखते हैं दिन में, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से मैकेनिज्म है, लेकिन जो मेन मैकेनिज्म इसको ओपन करने का, क्लोज करने का, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। अगर एपिडर्मल सेल से वाटर जो है वो गार्ड सेल में मूव करे, जब यहाँ से वाटर जो है इस गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो ये फूलेगा तो इस पर दबाव पड़ेगा। जब से फूलेगा, सपोज दैट स्टोमेटल पोर बंद है, जब ये फूलेगा ना तो स्टोमेटा का पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। स्टोमेटल पोर गेट ओपन, ठीक है, स्टोमेटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर यही उल्टा हो, गार्ड सेल से वाटर जो है एपिडर्मल सेल में चला जाए, तो गार्ड सेल जो फूल गया था वो पचकेगा तो और पास आएगा तो स्टोमेटल का जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। इफ़ वाटर मूव फ्रॉम एपिडर्मल सेल इनटू गार्ड सेल, ठीक है, अगर वाटर जो है एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल के अंदर जाता है तो गार्ड सेल गेट swollen एंड द स्टोमेटल पोर गेट ओपन, while when water move from guard cell to epidermal cell, then guard cell gets shrink and due to this stomatal pore get close, ठीक है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसको फिगर को क्लीन करना है, फिगर आप लोग बना लेना अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक चीज़ और, जो CO2 और H2O था फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है रॉ मटेरियल, लेकिन इसके अलावा भी प्लांट्स को बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, उसके अंदर जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रॉपरली रन कर सके। दैट इज़ वाई प्लांट रिक्वायर 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, instead of these raw materials only required for the process of photosynthesis, but plant also needs nitrogen, phosphorus, sulfur, calcium, magnesium, molybdenum for their proper metabolic function, ठीक है, for their proper growth। तो वो भी रॉ मटेरियल्स है, वो भी चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि हम CO2 H2O बोल दिए तो बस ख़त्म, बस उतना ही प्लांट को चाहिए, कुछ दोगे ही नहीं अलग से। नहीं, प्लांट को मिनरल्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर के फॉर्म में दो, मैन्योर के फॉर्म में दो, जैसे भी दो, ठीक है। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो क्या होगा, व्हेन वाटर मूव फ्रॉम एपिडर्मल सेल टू guard cell, stomatal pore get open, whereas when water move from guard cell to epidermal cell, ठीक है, स्टोमेटल पोर गेट क्लोज्ड। तो इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो जब एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल में जाएगा तो स्टोमेटल का पोर क्या कहते हैं, क्या लिखा, ओपन हो जाएगा, और जब गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल में जाएगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटी देखेंगे कि क्यों क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर नहीं होता तो क्या होता, क्यों CO2 ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, नहीं होता तो क्या होता, ठीक है, क्यों सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, नहीं होता तो क्या होता, इसके लिए हमको एक एक्टिविटी करना होगा, उसके थ्रू जानना होगा कि क्या होता, ठीक है। तो लेट्स नो व्हाट हैपन इफ क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला एक्टिविटी लिखते हैं हम लोग, activity to show that chlorophyll is essential for photosynthesis। तो एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।
इसके लिए हमको लेना होगा वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है जिसमें वाइट और ग्रीन कलर का पैचेज हो लीफ में, ऐसा प्लांट लेते हैं। वो मनी प्लांट को हम ले सकते हैं या क्रोटॉन आता है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप लिखते हैं, समझते चलना, लिखते चलेंगे। वी टेक अ potted plant of with variegated leaf such as money plant, क्रोटॉन, या तो मनी प्लांट या क्रोटॉन मिल जाए वो उसको प्लांट को ले लेंगे। अभी क्योंकि वो बहुत समय से धूप में रखा हुआ था, जैसे मान लो हम एक क्रोटॉन का प्लांट ही ले लिए जिसमें वाइट और ग्रीन कलर का पैचेज है, ठीक है। काफ़ी दिन से धूप में रखा था तो उसके हर एक पार्ट में स्टार्च बन गया होगा, हर एक पार्ट में लीफ के क्या बन गया होगा, स्टार्च बन चुका होगा। अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे ना तो सब ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल हमको क्या दिखाना है कि क्लोरोफिल नहीं होते हुए भी वहाँ पे जैसे वाइट कलर का जो होगा पार्ट लीफ में, वहाँ तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और हमको दिखाना है कि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस का में बनता है ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज आपस में मिलकर बनते हैं स्टार्च, और जो हम टेस्ट करने वाले हैं ना आयोडीन सोल्यूशन का, वो स्टार्च से रिएक्ट करता है और उसको ब्लू ब्लैक कर देता है। क्योंकि ये काफ़ी समय से रखा हुआ है ना, तो ग्रीन पार्ट में तो स्टार्च बना ही है, वाइट में भी क्या बन चुका है, स्टार्च बन चुका है। जैसे अगर मान लेते हैं ना ये ऊपर वाला वाइट वाला है, नीचे ये ग्रीन वाला है, ये वाइट वाला है, तो वाइट पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन ये काफ़ी समय तक प्लांट धूप में रखा था तो यहाँ पे तो स्टार्च बनते गया स्टोर होते गया, और जब स्टार्च बना ना तो वो इस वाइट पार्ट में भी क्या हो गया, स्टोर हो गया। भले ही आप फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है लेकिन स्टार्च क्या हो रहा है, स्टोर हो गया है। अब जब हम आयोडीन टेस्ट डालेंगे, मतलब आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे ना, तो हर एक पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाएगा। हमको लगेगा इसके पास क्लोरोफिल नहीं था फिर भी ये इसके अंदर स्टार्च बन गया है, फोटोसिंथेसिस लग रहा है किया है गया। तो हमको पहले इसको हटाना होगा, सारे स्टार्च को हटाना होगा। सारे स्टार्च को हटाने के लिए हम इसको डी स्टार्च करते हैं, मतलब उसको अंधेरे रूम में रखेंगे तो धीरे धीरे प्लांट जो है अब खाना बना नहीं पाएगा, तो जो खाना पहले से बना हुआ इसमें रखा हुआ है उसी को यूज करेगा, तो सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं डी स्टार्चिंग। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको we take a potted plant with variegated leaves such as money plant, croton, etc. and keep it in dark room for 2 to 3 days। जब 2-3 दिन रखेंगे तो उसमें से सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। अब उस प्लांट को कुछ समय के लिए रखेंगे धूप में ताकि जो ग्रीन पार्ट है कम से कम उसमें स्टार्च बन जाए, लेकिन इतना देर तक नहीं रखेंगे कि वाइट वाले में स्टार्च बन जाए, ठीक है। अभी क्योंकि डिस्टार्च हुआ है तो ग्रीन वाले से भी स्टार्च गायब, वाइट वाले से भी स्टार्च गायब। थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे ताकि हम दिखा सकें केवल यही फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो यही केवल स्टार्च बनेगा, अभी वाइट पार्ट में स्टार्च नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ओनली फॉर 2 आवर्स या 1 आवर्स हम क्या रखेंगे, धूप में रखेंगे। We keep this plant in sunlight for 2 to 3 hours। थर्ड, इसके बाद एक पत्ती तोड़ेंगे, 2-3 घंटे रखने के बाद एक पत्ती उसको तोड़ लेंगे। फिर उसको हम क्या करते हैं,
पहले बॉयल करते, गर्म पानी में गर्म करते, ताकि ना जो टिश्यू है थोड़ा सा लूज हो सके। ठीक है, लूज हो जाएगा तो सही रहेगा। फिर हम क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए उसको वाटर अल्कोहल बाथ करते हैं, तो क्लोरोफिल उसमें से निकल जाता है, सारा लीफ एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा धुल लेते हैं, फिर आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं। ठीक है, देखना क्या करते हैं, थर्ड क्या करेंगे, वी प्लक वन लीफ एंड बॉयल इट इन वाटर। चौथा स्टेप, इसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर अल्कोहल बाथ। वाटर अल्कोहल बाथ में करते क्या है, अल्कोहल में लीफ को लेते हैं। ठीक है, वी कीप लीफ इन अल्कोहल कंटेनिंग कंटेनर एंड देन वार्म दिस कंटेनर विथ स्टीम। इस कंटेनर को स्टीम से, भाप से क्या करते हैं, भाप से इसको स्टीम से गर्म करते हैं। इसको यहाँ पे लगा लेंगे बंसेल बर्नर, गर्म करेंगे, पानी गर्म होगा, वेपर बनेगा, स्टीम बनेगा, और इस स्टीम से ये जो है अल्कोहल गर्म होगा। डायरेक्ट गर्म करेंगे ना तो अल्कोहल तुरंत इवोपरेट कर जाएगा, क्लोरोफिल रिमूव ही नहीं हो पाएगा। यानी हमको लीफ को रखना है अल्कोहल में, और यहाँ पानी से उसको, पानी के स्टीम से उसको गर्म करना है। ठीक है, तो वाटर अल्कोहल बात करते हैं, वी डू वाटर अल्कोहल बाथ of leaf, all chlorophylls are removed, wash the leaf and dip into आयोडीन सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द वाइट पार्ट ऑफ लीफ रिमेन कलरलेस वाइल ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ बिकम ब्लू ब्लैक। ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल था तो वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, वहाँ स्टार्च बना, स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन वाइट पार्ट में ना तो क्लोरोफिल था, ना फोटोसिंथेसिस हुआ, ना स्टार्च बना। जब स्टार्च ही नहीं बना तो आयोडीन सॉल्यूशन से वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो वाइट पार्ट रिमेन कलरलेस while green part turn blue black। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट यही हुआ कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये स्टेप्स हो गए, एक्टिविटी हो गया फोटोसिंथेसिस को लेकर के। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, इसके बाद हम क्लास इन कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी को देखा जाएगा। ठीक है, बार बार इसको रिपीट किया जाएगा, समझ में आ जाएगा आराम से। तो अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। ठीक है, अपने लाइफ को एंजॉय करो, और क्या क्या जाता है, माता पिता जो भी पेरेंट्स हैं उनकी बातों को मानो, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, टीचर्स का रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम का, चीटिंग बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय।